नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सुनील शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त। खास कंफ्यूजन है जिन सवालों पर, हाउसिंग सोसाइटी के जो विषय हैं उन पर हमारे साथ खुद मौजूद हैं हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रमेश प्रभु जी। आपका स्वागत है। प्रभु सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोगों में जिसपे भ्रम फैला हुआ है, भ्रम का जाल फैला हुआ है। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया और इनकी वजह से आने से बहुत सारे जो सत्य है वो कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला एक सवाल है, हाउसिंग सोसाइटी के तमाम जो लाखों करोड़ों लोग जो रहते हैं कि दो बच्चे जिनके हैं वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, बहुत सारे ऐसे बोले नहीं खड़े हो सकते, तो इस पे स्पष्टीकरण किस तरह से कहेंगे आप? देखिए, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट 1960 जब से शुरुआत हुआ है तब एक सेक्शन था जिसका जिक्र है सेक्शन 73 CA। अभी सेक्शन 73 CA ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सेज दैट क्लॉज नंबर 7 it clearly says if somebody has more than 2 children they cannot contest the election। वो उनको इलेक्शन में खड़ा रहने का कोई अधिकार नहीं है, मोर देन 2 चिल्ड्रन। अभी वो कट ऑफ डेट क्या है? ये कट ऑफ डेट है 7 सितंबर 2001 को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को अमेंडमेंट किया गया। उसमें यह बताया गया कि जिसका 2 बच्चे के ऊपर है वो इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते, उनको डिस्क्वालीफाई या बाद किया गया। अभी सवाल आता है, क्या ये सेक्शन 73 CA ऑफ द MCS एक्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो इलेक्शन, जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो अलग चैप्टर बनाया है जिसको हम बोलते हैं चैप्टर 13B, या कलम जो है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 153B, उसमें क्या प्रावधान है? आप जब सेक्शन 153B देखते हो उसमें यह बताया गया सेक्शन 73 CA लागू नहीं है। इसका मतलब ये हो गया जो मेन एक्ट में सेक्शन 73 है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को लागू नहीं है। इसके लिए लोगों में भ्रम है, लोगों में कंफ्यूजन है, क्योंकि ये सेक्शन 73 CA लागू नहीं है। जो डिस्क्वालिफिकेशन मोर देन 2 चिल्ड्रन का बताया गया वो हाउसिंग सोसाइटी का लागू नहीं है। मुझे आपको क्लैरिफाई करना है, सेक्शन 73 CA तो लागू नहीं है, मगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो सेपरेट चैप्टर है सेक्शन 154B 23 में यह बताया गया कि व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग एक, जिसको हम बोलते हैं कमिटी मेंबर ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी। वो जो सेक्शन 73 CA है उसमें से कुछ क्लॉज उन्होंने बोला कि ये लागू रहेगा। कौन सा क्लॉज लागू रहेगा? सेक्शन 153B-23 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कमिटी एंड इट्स मेंबर्स विदाउट प्रेजुडिस टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट and the rules made thereunder in relation to the disqualification of being a member of the committee, no person shall be eligible to be appointed, nominated, elected, co-opted for being a member of the committee if he is a defaulter of any society, or if he carries out any business of letting, subletting or subletting of flats in the housing society of which he is a member, or if he has been held responsible under section 79, 88, 154B-8 subsection 2 or 154B-29 27, or for payment of cost of enquiry under section 85, or if he has incurred any disqualification under this act or the rules made thereunder, or if he incurs any disqualification similar to that mentioned in the provisions of clause number 7, 8, 9 of clause F of subsection 1 of section 73 CA। मतलब शुरुआत में बोला कि सेक्शन 73 CA लागू नहीं है, बट 154B 23 में यह बताएगा क्लॉज नंबर 7, 8, 9 ऑफ क्लॉज F ऑफ सेक्शन 73 CA लागू रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्लॉज नंबर 7 ऑफ सेक्शन 73 CA ये बोलता है 2 बच्चे के ऊपर आपको बच्चा है, 2 बच्चे के ऊपर आप एक पेरेंट्स हो, आप इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते। सेक्शन 73 CA क्लॉज नंबर 7 वो भी मैं पढ़ के 1 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। सेक्शन 73 CA क्लॉज नंबर 7 says as more than 2 children provided that a person having more than 2 children on the date of commencement of Maharashtra
Cooperative Societies Third Amendment Act 2001. Hereinafter in this clause referred to as the date of such commencement. ये commencement कब हुआ? ये commencement हुआ 7th September 2001. Shall not be disqualified under this clause so long as the number of children he had on the date of such commencement does not increase. मतलब मान लो 7 सितंबर 2001 के पहले उनके पास 5 बच्चा है, अमेंडमेंट तो 7 सितंबर 2001 को आया, इसके लिए फिर भी वो कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन 7 सितंबर 2001 के पहले आपके पास 2 बच्चे थे और उसके बाद आप तीसरा बच्चा पैदा होते हो तो आप डिस्क्वालीफाई होते हो। अभी इसमें ये भी लिखा गया कि मैं आगे पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए चाइल्ड और मोर देन वन चाइल्ड बोर्न इन ए सिंगल डिलीवरी within the period of 1 year from the date of such commencement shall not be taken into consideration for the purpose of disqualification mentioned in this clause। मतलब क्या हुआ, ये कमेंसमेंट होने के बाद 1 साल के अंदर यदि आपको बच्चा होता है या ट्विंस होता है, बराबर, तो इन सच केस भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कमेंसमेंट के पहले ही मान लो आपको कंसीव हुआ होगा, आप बच्चा ऑलरेडी वाइफ प्रेग्नेंट होगा, तो इसके लिए ये प्रावधान लेने के लिए भी आपको ये बताया गया 1 साल के अंदर यदि आपको एक बच्चा होता है चाइल्ड और मोर देन वन चाइल्ड बोर्न इन ए सिंगल डिलीवरी, उसको एक ही माना जाएगा और वो बच्चा भी यदि होता है 1 साल के अंदर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। ये भी बताया गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज वेयर ए कपल हैज वन चाइल्ड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, मान लो आपको एक ही बच्चा है, लेकिन एक कायदा आने के बाद 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपको एक बच्चा होता है, वो ट्विन होते हैं। सो वेयर ए कपल हैज only one child on or after the date of such commencement, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to one entity। आपको पता है कई बार ट्विंस होते हैं, कई बार 3 बच्चा भी होता है एक ही डिलीवरी, फिर उसको भी एक ही बच्चा माना जाएगा, फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना है। चाइल्ड डज नॉट इंक्लूड एडॉप्टेड चाइल्ड, मान लो आपने 2 बच्चा ऑलरेडी आपके पास है, आपने तीसरा बच्चे को एडॉप्ट कर लिया, तो एडॉप्टेड चाइल्ड इज नॉट योर चाइल्ड, सो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। वैसे ही बाकी का जो चीज है, मतलब ओवरऑल प्रभु सर इसमें जैसे 73 सीए और 154 बी 23 तो दोनों में सीधा सा स्पष्ट यही है कि जैसे 7 सितंबर 2001 को ये अमेंडमेंट आया नया, लेकिन यदि ट्विंस है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बिल्कुल, और वो भी 7 सितंबर 2001 के बाद का ट्विंस है, और 7 सितंबर 2001 के पहले 2 बच्चे हैं और ऑलरेडी यदि वो 7 सितंबर के बाद प्रेग्नेंट होती है तो उसके पहले प्रेग्नेंट होती है और बच्चा बाद में पैदा होता है तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होता। मतलब 7 सितंबर 2000 के बाद यदि प्रेग्नेंट होती है, 2001 के बाद यदि प्रेग्नेंट होती है तो ही डिस्क्वालीफाई होने के चांस है। बिल्कुल, तो बड़ा ही अहम जानकारी दी प्रभु सर ने, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए, हाउसिंग सोसाइटी, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल महासेवा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इस तरह से लाइक करें। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के जो चाहने वाले तमाम हैं और महासेवा के तमाम दर्शकों को कहूँगा लाइक करें इस तरह। थैंक यू।